ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, और उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर्स यानी लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। इसको हम पढ़ेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और 2 इस टॉपिक से हमारा कवर हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या है? बेसिकली इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ प्लांट बाय विद द हेल्प ऑफ विच द प्लांट प्रिपेयर्स इट फूड एंड इट्स एनर्जी। सही है। केमिकली द फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली अ रेडॉक्स प्रोसेस। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिडक्शन किस रिएक्टेंट में होती है फोटोसिंथेसिस के, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट्स रिड्यूस एंड द वाटर विल गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट और with the help of a component of a plant that is chlorophyll to form the glucose, oxygen and water molecule with the liberation of energy. This whole process is called as photosynthesis. यहाँ पर यही लिखा होगा कि वाटर एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज इनटू द ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपसे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़रा कान खोलकर और दिमाग को हाजिर रख के सुनिएगा। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दो, रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कितना है, एटीपी कितनी प्रोड्यूस होगी, किससे कितनी होगी, किस वक्त कितनी होगी, कहाँ पर कितनी होगी, यही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। तो इस प्रोसेस में रेडॉक्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ विच सब्सटेंस, तो ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और वाटर किसके तौर पर एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू द ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वाटर जो आपके पास है ये किसके तौर पर एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, जो कि ऑक्सीडाइज होता है। देखो हमने पढ़ा है रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होगी ना भाई। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट इज अ वाटर। तो उसमें ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। और किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ऑक्सीजन में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बायोएनर्जेटिकली फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस in which energy poor molecules carbon dioxide and water are transformed into the energy rich molecules such as glucose। ये इस प्रोसेस की या फोटोसिंथेसिस की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन है। और वो मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है? बायो एनर्जेटिकली अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है, जिसमें पुअर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है इन अ फॉर्म ऑफ सनलाइट बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब एनर्जी पुअर सब्सटेंस से एनर्जी रिच सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट हो गए? मतलब इसमें एनर्जी ऐड हुई है। तो ये जो एनर्जी ऐड हुई है ये आपके पास कहाँ से आती है भाई? सनलाइट से आती है। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन के जरिए से इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, पिगमेंट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रॉ मटेरियल इसका हो गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेसेसिटी कंपोनेंट्स इसके हो गए, मतलब जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बगैर आपके पास ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो पिगमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है और सनलाइट की ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके बाद रोल ऑफ लाइट, यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है। ऑब्वियसली लाइट के बगैर ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, देखेंगे। लाइट किस कैटेगरी की चाहिए, कितनी उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, कितना कंपोनेंट उसका होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, वो सब देखते हैं। सनलाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली सनलाइट के थ्रू ही क्या मिल रही है? इस प्रोसेस को एनर्जी मिल रही है, जिसके नतीजे में एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं एनर्जी रिच सब्सटेंसेस में। फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास बना हुआ है, जिसमें कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास मौजूद है, जिसमें गामा रेज आ रहा है, एक्स रेज आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ है, इंफ्रारेड की रेज की वेवलेंथ है, रडार वेवलेंथ है, आपके पास एफएम की जो वेवलेंथ है वो है, टीवी से जो वेव्स निकलती हैं, शॉर्ट वेव्स जो उनकी वेवलेंथ है, और एएम जो आपके पास है, इनकी वेव्स आपके पास लिखी हुई है। तो फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है इस यूनिवर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इस पूरे ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर जो कंप्लीट रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उस रेंज का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। विजिबल लाइट इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आप देख सकते हो, ये पूरी एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जिसमें छोटा सा बस आपके पास ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है भाई? विजिबल लाइट का हिस्सा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट वाला पोर्शन। ठीक है, जिसकी रेंज कितनी होती है? 380 नैनोमीटर। और इसको अगर हम रेंज इसकी चेक करें तो वो कितनी जाएगी? 750 नैनोमीटर। और एमस्ट्रॉन्ग में लेते हैं तो कितनी होती है?
3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7500 एमस्ट्रॉन्ग तक होती है। बस एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है नैनोमीटर से जब हम एमस्ट्रॉन्ग में जाते हैं तो। ठीक है, तो नैनोमीटर में भी याद रखना है और एमस्ट्रॉन्ग में भी याद रखना है। आपकी किताब में 3500 से इसकी रेंज शुरू की गई है विजिबल रीजन की, जबकि यहाँ पर किधर से स्टार्ट की गई है 3800 से इसको स्टार्ट किया गया। तो अगर 3800 से दिया जाएगा तो भी एमसीक्यू में टिक कर दीजिएगा, 3500 में दिया जाएगा तो भी एमसीक्यू में टिक कर दिया जाएगा। आपको बेवकूफ़ी वाला सवाल ये ना करे कि 3500 और 3800 दोनों दिया जाए तो क्या करेंगे, दोनों नहीं देंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है, ये नहीं दिया जाता। और अगर दिया जाता तो ऐसे एमसीक्यूज़ को इरेज कर दिया जाता है। ठीक है, विच इज़ नॉट ओनली सीन बाय द नेकेड आइज बट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, विच इज़ नॉट ओनली सीन बाय द नेकेड आइज बट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ये ना समझे कि ये तो सर लिखा हुआ है कि नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें तो कलर नज़र आते हैं। भाई लिखा हुआ है नॉट ओनली, नॉट नहीं लिखा हुआ है। आपको कह रहे हैं कि जो रीजन है, ये जो वेव का आपके पास पूरा पोर्शन है, विजिबल रीजन जो आपके पास है, दिस इज़ नॉट ओनली सीन, मतलब सिर्फ नज़र ही नहीं आता बल्कि उसके साथ साथ इफेक्टिव होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। इफेक्टिव का वर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर? इफेक्टिव का वर्ड इस बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये वही वेवलेंथ है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा किसी और वेवलेंथ को अगर आप देखो तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो दैट इज़ वाई दिस इज इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। आगे देखें रोल ऑफ लाइट में सेकंड पैराग्राफ। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्जॉर्प्शन इन अ प्लांट बॉडी। ज़रूरत इस अमल की है कि जो रेडिएशन पड़ रही है प्लांट की बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रेडिएशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। As different wavelength यानी color of visible lights are differently absorbed by the various photosynthetic pigment, therefore each wavelength has its own effectiveness for the process of photosynthesis। एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांट की बॉडी में जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सब्सटेंस प्लांट की बॉडी में मौजूद होता है दैट आर कॉल्ड एज द पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक देखो लिखा हुआ है एब्जॉर्ब बाय द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्लांट की बॉडी में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि पड़ने वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और ब्लू कलर के लिए स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, रेड कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए यानी रेड कलर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल रेडिएशन इज टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, ईच वेवलेंथ हैज इट्स ओन इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ अ प्लांट इज इल्यूमिनेटेड इन अ डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट वन बाय वन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड एंड द डेटा ऑफ। अब देखो हमारे पास जो सनलाइट पड़ती है उसमें सारे कलर की वेवलेंथ मौजूद है तो पूरा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस होता है। अभी इन्होंने बोला कि हर लाइट की अलग इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। कोई बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता और कोई मिडल ऑफ दिस करता है। तो अगर आप चाहते हो कि हर लाइट का अलग अलग रोल चेक करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्लांट की बॉडी को ब्लू लाइट से एक्सपोज करो, जो फोटोसिंथेसिस होगा उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको नोट करो। फिर ग्रीन लाइट में सिर्फ उसको एक्सपोज करो प्लांट को, उसके नतीजे में जो फोटोसिंथेसिस होगा उसको ऑब्जर्व करें। फिर रेड लाइट की वेवलेंथ यानी सिर्फ रेड लाइट एक्सपोज करो, जैसे कि रेड रूम देखा है ना, ब्लैक रूम देखा है, डार्क रूम जिसको होता है उसमें सिर्फ रेड लाइट जल रही होती है। तो रेड लाइट में प्लांट की बॉडी को रख दो, जो फोटोसिंथेसिस होगा उसके रोल को उसके आपके पास जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको नोट करो। ठीक है, क्लास 9 में ये प्रैक्टिकल था लेकिन ये वाला प्रैक्टिकल टीचर्स कराते नहीं थे। आपको सिंपल डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का प्रैक्टिकल करा दिया जाता था, मतलब ब्लैक रूम में रख दिया जाता था तो भी फोटोसिंथेसिस होता था। डार्क रिएक्शन के नतीजे में प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर कर रहा था और सनलाइट में रखते थे तो भी आपके पास रिएक्शन होता था। उधर क्या होता था वो प्रैक्टिकल हम नहीं डिस्कस कर रहे। आगे देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है ना ये रिलेटिव फोटोसिंथेसिस का रेट है। मतलब ब्लू लाइट जब पड़ी ना तो अच्छा खासा आपके पास फोटोसिंथेसिस हुई। जब आपके पास थोड़ी सी लाइट ब्लू कर दिया गया तो फोटोसिंथेसिस और थोड़ा कम हो गया, स्काई ब्लू कर दिया गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट और कम हो गया। मतलब प्लांट ने कम फोटोसिंथेसिस, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस कब कर रहा है, जब येलो और ग्रीन के दरमियान की वेवलेंथ हमने उसको दी। रेड पर दोबारा से आपको फोटोसिंथेसिस पीक पर मिलता है। तो दो कलर की लाइट या दो कलर की वेवलेंथ जब प्लांट की बॉडी पर एक्सपोज होती हैं तो आपके पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेंज में नोट किया जाता है, दैट इज़ रेड एंड ब्लू। और रेड और ब्लू में भी ज़्यादा किसका नज़र आ रहा है, ब्लू का नज़र आ रहा है।
अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है इन प्लॉटेड इन अ ग्राफ, यू विल सी दैट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी वेरिएबल इन अ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। आपको नजर आ रहा है ग्राफ में कि फोटोसिंथेसिस का रेट वेरिएबल है ना। Since such a graph which shows the effectiveness of a different wavelength of the light for the process of photosynthesis is called the action spectrum। ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है ना, इसी को हम कह रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, that shows the photosynthesis rate in a presence of different colors wavelength। आगे क्या लिखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स दैट, एनालिसिस क्या है, एनालिसिस जब हमने की इस एक्शन स्पेक्ट्रम की, हमें क्या पता लगा 430 नैनोमीटर दैट इज रेड एंड 670 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ब्लू की वेवलेंथ दैट इज 430 नैनोमीटर, रेड की वेवलेंथ दैट इज 670 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ आई बात। अभी जो हमने एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा था कि ब्लू और रेड पर मैक्सिमम आपको फोटोसिंथेसिस नोट हो रहा था, तो वो कहाँ पर 430 नैनोमीटर पर मैक्सिमम नोट होगा फोटोसिंथेसिस, और 670 नैनोमीटर की अगर आप रेडिएशन फेंकोगे प्लांट की बॉडी पर, जो कि असल में रेड कलर कॉज करेगा प्लांट की बॉडी में, उसकी वजह से आपके पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम और पीक पर नोट किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, रोल ऑफ लाइट समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या रोल है वो देखेंगे। पिगमेंट्स जो आपके पास प्लांट की बॉडी में मौजूद हैं, जिनका काम है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। सो पिगमेंट इज एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। व्हाट इज पिगमेंट, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। व्हाट इज पिगमेंट, पिगमेंट इज एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी इन अ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द पिगमेंट्स। ठीक है, इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या पिगमेंट्स। ऑल द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स आर डिसअपीयर्ड। आगे देखो बेटा क्या लिखते हैं, ऑल द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट आर डिसअपीयर्ड। मतलब क्या है इसका, ऑल द वेवलेंथ, देखो दोबारा पढ़ो, ऑल द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट आर डिसअपीयर्ड। देखो लाइट पड़ी ना, तो जो जो कंपोनेंट ना एब्जॉर्ब होता चला जाता है लाइट में से, वो हिस्सा ख़त्म होता चला जाता है। ऑब्वियसली हमने 5 लाइट फेंकी, एक एब्जॉर्ब हो गई, तो बकिया में वापस कितनी मिलेगी, 4। हमने केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ देखी है कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हुए कि कॉपर के ऊपर पूरी लाइट पड़ती है, लेकिन वो ब्लू को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रेड को एब्जॉर्ब कर देता है। तो जो लाइट हमें नज़र आती है वो रेड नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेड को। सिर्फ किसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसीलिए कॉपर का कंपाउंड ब्लू कलर में आपको नज़र आता है। यही पढ़ा था आप लोगों ने वहाँ पर। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है ना विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो गायब हो जाती है, नज़र नहीं आती आपको। ऑल द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट आर डिसअपीयर्ड। अ पर्टिकुलर पिगमेंट शोज ओनली दोज वेवलेंथ विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। यही बात वहाँ भी पढ़ी आप लोगों ने, यहाँ पे भी पढ़ी है। जो एब्जॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, आपको वही कलर नज़र आ रहा होता है। तो प्लांट का अगर पत्ता ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो मतलब ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो रही। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ग्रीन कलर पर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रीन कलर की वेवलेंथ प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा होता। जब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तभी तो प्लांट का कलर कैसा नज़र आता है, ग्रीन नज़र आ रहा होता है। और प्लांट की बॉडी जब येलो कलर की आपको नज़र आना शुरू होती है, तो प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो येलो कलर की जो वेवलेंथ है प्लांट वापस कर रहा है, और जब येलो कलर का प्लांट नज़र आ रहा है तो प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस ना होने के बराबर चल रहा होता है, मतलब प्लांट मर रहा होता है। समझ आई बात। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, आगे क्या लिखते हैं, अ पार्टिकुलर पिगमेंट शोज ओनली दोज वेवलेंथ विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। ऑल द पिगमेंट दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये एमसीक्यूज आएगा आपका कि पिगमेंट किधर पर लाए करते हैं, पिगमेंट लाइड वेयर, पिगमेंट लाइड इनटू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन दैट आर कॉल्ड एज ग्रेना लैमेला विद इन अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की बॉडी में एक ऑर्गन मौजूद, प्लांट की बॉडी में एक ऑर्गेनील मौजूद होता है उसके साइटोप्लाज्म में, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फर्दर डिफरेंट रीजन्स होते हैं, एक रीजन का नाम होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जितने भी पिगमेंट्स हैं दे ऑल आर लाइट डाउन। ठीक है, हायर प्लांट्स हैव द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स की बात नहीं की जा रही, उनके अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर 2 पिगमेंट तो ज़रूर मौजूद होंगे। फर्स्ट वन दैट इज क्लोरोफिल एंड सेकंड वन दैट इज अ कैरोटिनॉइड। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट,
क्लोरोफिल की अगर बात की जाए तो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली द, अब ये तुम्हें रोल ऑफ पिगमेंट को जो है ना उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सटेंसिव कर रहे हैं इस टॉपिक को। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो कि प्लांट की हायर प्लांट्स की बॉडी में मौजूद होता है, मतलब हायर प्लांट जो छोटे छोटे नहीं होते जिनको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, मतलब जिनकी ग्रोथ होती है मेजर होती है 6 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, इनको हम बोलते हैं हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली द वायलेट लाइट। क्लोरोफिल ये वो पिगमेंट है जो कि कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है भाई? वायलेट को। ब्लू से पहले ये रहा वायलेट, सॉरी ब्लू के बाद है ये रहा वायलेट, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करता है। वायलेट को भी एब्जॉर्ब करता है, ब्लू को भी एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज को भी एब्जॉर्ब करता है, रेड को भी एब्जॉर्ब करता है। कौन सा कलर को, कौन सा आपके पास बेटा पिगमेंट? क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन एंड येलो आर लीस्ट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड। ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो अगर प्लांट की बॉडी को आप सिर्फ ग्रीन और येलो लाइट में रखोगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसको, तो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई पिगमेंट प्लांट की बॉडी में मौजूद नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, रेडिएशन प्लांट की बॉडी में कन्वर्ट होती है एनर्जी में, ताकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बनाए। जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए इज अ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए किस कलर का नजर आता है आपके पास? ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट, मतलब ये ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट को ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट ब्लू ग्रीन कलर का नजर आता है। विच इज फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे अदर ऑर्गेनिजम्स, उन सब के अंदर क्लोरोफिल ए आपको मिलता है, सिवाय किसके? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल ए आपको नहीं मिलता। ये मेजर डिफरेंस है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के सेल में या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट और एक ग्रीन कलर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए आपको मिलता है, जबकि बैक्टीरिया के क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए आपको नहीं मिल रहा होता। समझ आई बात? आगे देखो क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल बी इज अ येलोश ग्रीन पिगमेंट। ये कलर भी आता है कि आपके पास ब्लू ग्रीन पिगमेंट हम किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल ए को बोलते हैं। और क्लोरोफिल बी का कलर क्या होता है? क्लोरोफिल बी इज अ येलोश ग्रीन पिगमेंट। ये कलर याद रखना बेटा, ठीक है। येलोश ग्रीन पिगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफिल बी, या क्लोरोफिल बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज या इज ऑल्सो द येलोश ग्रीन पिगमेंट विच इज ऑल्सो फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द ब्राउन, रेड, एल्गा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखो ये क्या लिख रहे हैं, क्लोरोफिल भी एक येलोइश ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपको कहाँ पर मिलता है? तमाम के तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, सिवाय ब्राउन कह लो या फिर रेड अलगा कह लो। ब्राउन अलगा होता है और एक रेड अलगा होता है। देखा है आपके पास आपने अलगी ब्राउन कलर की, पुरानी हो जाती है तो ब्राउन हो जाती है, और रेड कलर की भी अलगा आपके पास होता है। जब आप उस तरफ जाओगे ना, मरगला हिल्स वगैरह की तरफ जाओगे, तो उधर पहाड़ों में आपको रेड कलर का भी अलगा नज़र आता है, ग्रीन कलर का भी नज़र आता है, ब्लू कलर का भी नज़र आता है, ग्रीन ब्लू भी नज़र आता है और ब्राउन भी नज़र आता है। ब्राउन और रेड बहुत ज़्यादा वॉस्टली डिफ्रेंशिएट होता है, सूखा हुआ होता है थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है। रेड अलगा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इनके अंदर आपके पास क्लोरोफिल बी भी मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, वाइल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर येट अनदर टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जिसे हम बोलते हैं। तो फिर भाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा? क्लोरोफिल सी, डी और ई, जो कि वाइल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव येट अनदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो अलगा जो है आपके पास रेड और ग्रीन कलर का, वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने ग़िज़ा को प्रिपेयर करता है। तो फिर उनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल है भाई? जब क्लोरोफिल ए और बी नहीं है तो क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई है, जो कि रेड और ब्राउन अलगा के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, क्या उनके अंदर और मजीद क्लोरोफिल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। सो क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, और इसके अलावा और मजीद क्लोरोफिल्स भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्लोरोफिल बी आपके पास रेड और ब्राउन अलगा के भी अंदर नहीं होता, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के भी अंदर नहीं होता। तो फिर उनमें कौन सा होता है? क्लोरोफिल सी होता है, डी होता है और ई होता है। इसके अलावा मजीद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और भी कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, ये पूछा है पास्ट ईयर में, फार्मूला क्लोरोफिल ए का भी और क्लोरोफिल बी का भी, ठीक है। जब एनटीएस का पेपर हुआ करता था उस पर पूछा जाता था, यूएचएस के भी पास पेपर में पूछा गया है और ईटा के भी पास पेपर में पूछा गया है। व्हाट इज़ ईटा? जो केपी के साइड होता है। व्हाट इज़ यूएचएस? जो पंजाब साइड में चल रहा होता है। व्हाट इज़ नम्स? जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में होता है, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस का टेस्ट के लिए। एंड व्हाट इज़ एनटीएस? जो सिंध में हुआ करता था। समझ आ गई बात? क्लोरोफिल ए, बलोचिस्तान में यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ ही अपना पेपर लिया करती थी, तो इसलिए उनका नाम हमने नहीं लिया। क्लोरोफिल ए का फार्मूला देख लो बेटा, क्लोरोफिल बी का फार्मूला देख लो। सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ़र्क है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन 72, क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन 70। क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 5, क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन 6। जिस बच्चे ने बोला उसका मैं वही कहूँगा बेटा, ऑन एयर जा रहा होता है बेटा, क्या हो गया है?
इंग्लिश में तो इंग्लिश में और उर्दू में तो उर्दू में, और जब हम इंग्लिश उर्दू दोनों बोल रहे हैं तो इंग्लिश उर्दू में आपको बोलना है, सही है। तो हम इंग्लिश उर्दू अभी दोनों मिक्स करके कह रहे थे ना, तो आपको दोनों बोलना था। अच्छा चलो आगे। खैर, अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टू टेल। देखो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके पास, सही है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसका ये वाला हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टू टेल्स, दो दुम होती है इसकी, एक नहीं दो दुम होती है, ठीक है। द हेड इज कम्पोज ऑफ अ पोरफायरिन रिंग। ये देखो, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग। मैंने जब हम लोग इसका पिछला वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पर भी पोरफायरिन रिंग का वर्ड आया था। मैंने कहा था आगे बायो एनर्जेटिक्स में शायद मिल जाए, नहीं तो ये आपके लेवल का नहीं, ठीक है। तो दिस इज पोरफायरिन रिंग, ठीक है। एंड द टू टेल्स, द हेड इज कम्पोज ऑफ पोरफायरिन रिंग विथ मैग्नीशियम इन अ सेंटर। आप देख सकते हो यह जो बीच में सर्किल हुआ हुआ है ना, रेड कलर का जो नजर आ रहा है, पर्पल जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द मैग्नीशियम रिंग, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ मैग्नीशियम इन अ सेंटर। द पोरफायरिन रिंग फर्दर कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। पायरोल रिंग 4 होती है किसके अंदर, मैग्नीशियम के अलावा 4 पायरोल रिंग होती है। नाइट्रोजन से हम पहचानते हैं, ये एक पायरोल रिंग हो गई, ये दूसरी पायरोल रिंग हो गई, ये तीसरी पायरोल रिंग हो गई और ये चौथी पायरोल रिंग हो गई। सो आपके पास मैग्नीशियम होता है सेंटर में। द पोरफायरिन रिंग फर्दर कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। ईच पायरोल रिंग कंटेन द 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन एटम। देखो 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3 4 एक नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन हो गया। तो 4 पायरोल रिंग होती है आपके पास पूरे के पूरे ओवरऑल हेड के अंदर। हर एक पायरोल रिंग में 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। द नाइट्रोजन, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, द नाइट्रोजन एटम ऑफ अ पायरोल रिंग इंटरैक्ट विद द सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है। पायरोल रिंग ऑल्सो कंटेन द डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड देम। आपको नजर आ रहा है ये पायरोल रिंग के इर्द गिर्द दुम में इसके कुछ ना कुछ लटके हुए हैं। तो यही कह रहे हैं कि पायरोल रिंग के साथ सम अदर थिंग्स भी मौजूद होती है, ठीक है, अटैच टू इट। The only difference between a chlorophyll A and a chlorophyll B is that chlorophyll A has methyl group on a second pyrrole ring। अब देखो भाई, ये है ना, यहाँ देखो, दिस इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए में इस जगह पर, ये एमसीक्यूज आया हुआ है आपके एनटीएस के पास पेपर में, ये क्लोरोफिल ए में क्या लगा होता है आपके पास, सेकंड पायरोल रिंग में। सेकंड पायरोल रिंग में क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जबकि आपके पास जब क्लोरोफिल बी होगा तो ये वाला जो सेकंड पायरोल रिंग है, इधर क्या आपको लगा हुआ मिलेगा, इधर आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए कंटेन्स द मिथाइल ग्रुप ऑन अ सेकंड ऑन द सेकंड पायरोल रिंग, जबकि क्लोरोफिल बी कंटेन CHO मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ऑन अ सेकंड पायरोल रिंग। समझ आ गई बात। आगे चलें। जिन लोगों को सिर्फ NED का पेपर देना है उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी किताब में भी यही ऐसी लिखी हुई एज इट इज़। तो यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, बात देखिए, जो बात बोलते जा रहा हूँ ये बात उधर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द हेड ऑफ क्लोरोफिल इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक एक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। व्हाट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एंड। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग है। तो हेड ऑफ अ क्लोरोफिल, आइदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, दोनों का हेड आपके पास क्या होता है बेटा, वाटर लविंग एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पड़ा हुआ है ना वहाँ पर, नाइट्रोजन पड़ा हुआ वहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होता है। इट इज एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर तैर रहा होता है। इट इज़ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। याद रखना, हेड ऑफ अ क्लोरोफिल इज एक्चुअली द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज एक्चुअली अ पिगमेंट। पिगमेंट का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना लाइट को, रेडिएशन को। तो क्लोरोफिल का कौन सा पार्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसका हेड वाला पोर्शन। यहाँ तक बात क्लियर। द टू साइड चेन्स इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड टेल्स। जो साइड चेन पड़ी होती है ना, नीचे की तरफ जो पड़ी होती है, 2 साइड चेन आर कॉल्ड टेल। नीचे वाले स्ट्रक्चर में तुम लोग देख सकते हो पेज फोल्ड करके, ये देखो, ये होती है टेल। आगे देखो बेटा क्या लिखते हैं, टू साइड चेन्स इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज टेल। साइड चेन्स आर फाइटोल एंड मिथाइल ईस्टर। ये देखो, ये रहा मिथाइल ईस्टर, सही है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल ईस्टर, सही है। टेल का ये वाला हिस्सा, दैट इज मिथाइल ईस्टर वाला पार्ट। द साइड चेन्स इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज टेल। साइड चेन्स आर फाइटोल एंड मिथाइल ईस्टर। ये फाइटोल रिंग है, ये फाइटोल वाली टेल है, और ये पर मिथाइल ईस्टर वाली चेन आपके पास जो है ना टेल है, ठीक है। द क्लोरोफिल टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर इम्बीडेड इन टू द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ऊपर ऊपर कौन तैर रहा होता है, हेड, और अंदर की तरफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन के कौन पेनिट्रेट हुआ होता है,
टेल पेनिट्रेट हुई होती है। टेल जो है हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दे आर एम्बेडेड इनटू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड सर्व टू एंकर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन अ मेम्ब्रेन, और ये जुड़ के रखने में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है भाई? कौन हेल्प करता है बेटा? टेल। समझ आ गई बात? कैरोटिनॉइड्स आर द नेक्स्ट वर्ड। क्या है ये? पिगमेंट है बेटा, पिगमेंट। क्या है? पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड्स आर टर्पिनॉइड लिपिड्स। लिपिड्स की कैटेगरी पढ़ी थी ना, टर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन्स। तो जो टर्पिनॉइड्स है ना लिपिड्स, कैरोटिनॉइड्स आर एक्चुअली द टर्पिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स मतलब लिपिड्स हैं असल में, ठीक है। दैट आर एक्चुअली द टर्पिनॉइड्स लिपिड्स विच आर येलो। कलर याद रखना इसका, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है और ब्राउन कलर का होता है ये। दे एब्जॉर्ब द लाइट स्ट्रांगली इन अ ब्लू वॉयलेट रेंज। वो लाइट जो कि ब्लू और वॉयलेट की रेंज में होती है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है प्लांट की बॉडी में? कैरोटिनॉइड्स करते हैं। दे एब्जॉर्ब द लाइट स्ट्रांगली इन अ ब्लू वॉयलेट रेंज। ये पता नहीं गट फीलिंग आ रही है कि इस तरह का सवाल बनेगा तुम लोगों का कि कौन सा पिगमेंट किसको एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरोटिनॉइड के बारे में यहाँ लिखा भाई ये ब्लू वॉयलेट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। दे आर सीन इन द लीव्स बिफोर द लीव्स फॉल। जब लीफ जो है ना फॉल डाउन होने वाला होता है, मतलब बस मर के गिरने वाला होता है, उस वक्त ये वाला क्लोरोफिल आपको नज़र आ सकता है अगर आप माइक्रोस्कोप में चेक करें तो। प्रेजेंट इन द सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज वेल। कैरोटिनॉइड्स एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी के साथ साथ ये हमेशा आपको दिखाई देता है। एसेसरी मतलब ज़रूरत है हर हाल में इसकी। एज द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड देन ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए। पहले असल में एनर्जी क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है, देन वो ट्रांसमिट करता है अपनी एनर्जी को किधर फेंकता है? उठा के क्लोरोफिल ए के पास फेंकता है। तो प्लांट की बॉडी में सबसे पहले क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस टू द क्लोरोफिल ए ऑफ दैट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। Therefore they protect the chlorophyll A from excess of light। अब अगर एक्सेस में लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले किसके ऊपर पड़ेगी? क्लोरोफिल बी पर। और अगर मरना होगा तो सबसे पहले कौन मरेगा? क्लोरोफिल बी। बेसिकली छन्ने के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं, लाइट को छान कर भेजते हैं किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल बी छानने का काम करता है, जो ज़रूरत होती है उसको लेता है, नहीं होती। और एक्सेस ऑफ रेडिएशन अगर प्लांट की बॉडी पर पड़ता है तो सबसे पहले क्लोरोफिल बी मर जाएगा, देन फिर क्लोरोफिल ए मरेगा। क्यों मरेगा? क्लोरोफिल ए इसलिए मरेगा क्योंकि उसको रेडिएशन नहीं मिल रही तो मर रहा है, और क्लोरोफिल बी क्यों मर रहा है? क्योंकि उसको एक्सेस ऑफ रेडिएशन मिल गई है तो मर रहा है। समझ आई बात? दे ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉल्यूशंस एंड डिस्पर्जन। तो बेचारा प्लांट की बॉडी के अंदर काम करने वाला भी यही है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करने वाला यही है। चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो किसकी मदद से होता है ये? इंसेक्ट्स वगैरह की मदद से ना। प्लांट शो ही नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, वो भी इसी की वजह से। और बेचारा मर भी सबसे पहले कौन रहा है? यही मर रहा है। तो कुर्बानी का बकरा प्लांट की बॉडी में कौन सा पिगमेंट है भाई? बी है, बी, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अब कैरोटिनॉइड्स की दो टाइप्स बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में हम पढ़ करके आए। कैरोटिनॉइड सॉरी हम चैप्टर नंबर बायोमॉलिक्यूल में पढ़ करके आए हैं कि कैरोटिनॉइड्स की दो टाइप्स होती हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। द कैरोटीन्स आर ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट। कैरोटीन्स किस कलर का आपको मिलता है? रेड और ऑरेंज कलर का मिलेगा। कंपोज ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, और इसके अंदर क्या पड़े होंगे? आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स पड़े होंगे। एंड आर फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। हमने आइसोप्रीनॉइड यूनिट क्या होता है ये हमने देखा था बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में। एंड आर फाउंड, उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। तो जो आपके पास आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं, एंड आर फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, ये आपके पास हमेशा आपको कहाँ मिलता है? फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के अंदर आपको मिलता है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। अब जो सबसे ज़्यादा वॉस कैटेगरी में इस दुनिया में आपको कैरोटीन मिलती है वो कौन सी मिलती है? बीटा कैरोटीन मिलती है, जो कि कैरेट के भी अंदर आपके पास थी, याद करो। बीटा कैरोटीन दैट इज प्रेजेंट इन कैरेट, ठीक है। ज़ैंथोफिल्स आर येलो इन कलर। ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है? येलो। ये प्लांट की बॉडी में येलो कलर को भी प्रोड्यूस करता है। एंड आर कंपोज ऑफ द आइसोप्रीनॉइड यूनिट, ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट पर कंसिस्ट होता है। ल्यूटिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा याद करो ल्यूटिन भी हमने पढ़ा था। ल्यूटिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स की टाइप थी एक ल्यूटिन, ठीक है, जो कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? ज़ैंथोफिल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ फॉइलेज इन ऑटम। फॉइलेज का जो कलर होता है ना आपके पास येलो कलर का ऑटम में। ऑटम किस सीज़न को बोलते हैं? सर्दी को, गर्मी को, खिज़ा को, बहार को? खिज़ा को। उस मौसम में जो प्लांट का जो आपके पास लीफ वगैरह जो येलो कलर होता है ना, तो उसमें ज़ैंथोफिल का जो ल्यूटिन होता है ना वो असल में ऊपर आ जाता है, वो असल में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये इधर बना हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
ये देखो कैरोटिनॉइड किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी किसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसी ग्राफ को इधर एक्सप्लेन करेंगे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बाय अ पार्टिकुलर पिगमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। याद रखना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम बता पाते हैं कि कौन सा पिगमेंट किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ विच apparatus वी मेजर के कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द डेटा ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, सच अ ग्राफ व्हिच शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बाय अ पार्टिकुलर पिगमेंट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। उसका जो रिजल्ट होता है ना भाई कि ये वाला पिगमेंट ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ग्राफ की शक्ल में, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की मदद से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स इंडिकेट दैट दे आर एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल लाइट एंड दीज वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब एट द सेम रेट। हर रेडिएशन सेम रेट में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, कुछ रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब होती, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होती। The main photoreceptors are chlorophyll A and chlorophyll B and both shows the more absorption in violet blue 4400 से 700 nanometer and orange red 630 से 660 nanometer regions of the visible spectrum। अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये आपको ज़्यादातर किधर एब्जॉर्प्शन शो करते हुए नजर आएंगे, वॉयलेट और ब्लू रीजन में और ऑरेंज रेड रीजन में। ऑन द अनदर हैंड कैरोटिनॉइड शो द मोर एब्जॉर्प्शन एट 430 से 450 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर। तुम लोग रेड स्पॉट सॉल्व करोगे ना अगर, या कोई भी अच्छी किताब सॉल्व करोगे, तो उधर ये लिखा हुआ आता है कि कैरोटिनॉइड जो है ना कौन सा रेंज में एब्जॉर्ब करता है। कैरोटिनॉइड किधर एब्जॉर्ब करता है, 430 से 500 नैनोमीटर तक। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए आपके पास जो है ना वॉयलेट ब्लू रीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी आपके पास ऑरेंज रेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सही है, तो ये रेंज याद होनी चाहिए और कौन सा किसको एब्जॉर्ब करता है ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम्स। बस टाइम हो गया और नहीं पढ़ना है। अच्छा 5 मिनट गैप दे दो, चलो 5 मिनट गैप दे दो।